वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो उसका एग्जीक्यूटर होता है उसे क्या क्या मिलता है और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आने वाली है और इम्पॉर्टेंट लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले हम उसे उसकी कैपिटल का पार्ट देते हैं जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है। अभी आपके सामने एज कैपिटल अकाउंट है। हम मान रहे हैं कि ए की डेथ हुई है और ए की जो कैपिटल है उसे बाय बैलेंस बीडी के नाम से उसकी कैपिटल लिख देते हैं, यानी जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन उसके अकाउंट में कितने रुपए की कैपिटल थी सबसे पहले वो लिख देते हैं। उसके अलावा उसे क्या क्या मिलना चाहिए, जो भी उसे मिलना चाहिए वो हम उसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जो भी हमें उससे वापस लेना है, अगर कुछ पैसा छीनना था, काटना था उसका कोई पैसा, तो वो डेबिट में लिख देंगे, जो कि कैपिटल अकाउंट का रूल होता है। बढ़ाएं तो क्रेडिट में, कम करना हो तो डेबिट में। तो देखते हैं क्या क्या उसको देना है। तो दोस्तों, उसको सबसे पहले हम लोग उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आ जाएगा। हम उसको सैलरी भी देंगे, तो पार्टनर की सैलरी भी क्रेडिट में आ जाएगी। फिर तीसरे मैंने आपको ये लिखा है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है? ये जब पार्टनर कोई बिजनेस छोड़ के चाहता है, जैसे उसकी डेथ हो गई है, तो उसे अपनी गुडविल में हिस्सा चाहिए होता है। तो गुडविल में हिस्सा उसे कौन देता है? जिन पार्टनर्स को गेन होता है वो गेनिंग रेशो में उसे गुडविल का हिस्सा उसे दे देते हैं। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 3 में। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों का पेपर में भी आ सकता है, वो होता है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। ये होता है कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है वो 2-3 महीने किसी समय तक तो जिंदा था। मान लीजिए हमारा साल 1 अप्रैल से चालू होता है और वो 30 जून को मरा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक तो उसका टाइम अलाइव था। पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आपको दो चीज़ें जरूर लिख के रख लेनी चाहिए। एक तो ये कि वो कितने समय तक टाइम अलाइव था, उसका कितने समय तक वो जिंदा था। दूसरा, उसका शेयर क्या था जो मरा है, उस डिसीज पर्सन का शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पी एंड एल सस्पेंस की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट में उसका हिस्सा है कि इस साल जिन 3 महीनों के लिए वो जिंदा था, उन 3 महीनों में जो बिजनेस उन्होंने किया, उस 3 महीने के बिजनेस का जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा बनता है वो उसे देंगे। तो पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर कोई बनाया गया है तो उसका प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। और पुराने रिजर्व्स जो बैलेंस शीट के अंदर हैं, कोई गुल्लक बना के रखा हुआ था, किसी भी तरह के रिजर्व्स थे, तो उस रिजर्व में भी वो अपने हिस्से का हकदार है। इसके अलावा आप डेबिट साइड में चलें तो डेबिट साइड में गुडविल लिखा है। अब ये जो क्रेडिट साइड में गेनिंग पार्टनर था वो क्या था और डेबिट साइड की गुडविल क्या है? देखिए, मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था जब एडमिशन के टॉपिक की बात चल रही थी कि गुडविल दो तरीके से होती है। एक बैलेंस शीट के असेट साइड में जो होती है उसे हमेशा क्लोज करना ही पड़ता है। कैसे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके। और जो गेनिंग पार्टनर वाला जो मैंने राइट साइड को लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वो गुडविल है जब कोई पार्टनर जाता है तो जो बैलेंस शीट के बाहर वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन होती है, ये उसकी एडजस्टमेंट है। चलिए, अगर किसी पार्टनर ने इस पार्टनर ने ड्राइंग करी हुई थी कोई, तो उसके डेबिट में लिख दीजिए, उसकी ड्राइंग को कम कर दीजिए कैपिटल में से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी वहीं पे डेबिट में लिख देंगे। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी उस वैल्यू का हकदार उसका एग्जीक्यूटर होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके इनके वर्किंग नोट को समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्किंग नोट है, एक गुडविल वाला और एक पी एंड एल सस्पेंस को, इनका स्पेशल ध्यान से देखिएगा। बाकी भी आप लोग एक एक करके सुनेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज मैं आप लोगों को लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसके लिए आप लोगों को लास्ट तक वेट करना होगा। और सीधा भी ड्रैग मत कर देना, वेट करना, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, ठीक है? और कमेंट करना अगर आपको मेरी वो ट्रिक पसंद आए तो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो दोस्तों, वर्किंग नोट 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। देखिए, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसकी कैपिटल थी उस पर जो रेट हमें गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि वो पूरे साल तक जिंदा नहीं था, वो केवल 3 महीने के बाद हमें छोड़ के चले गया, तो 3 महीने तक का जो टाइम अलाइव था तो 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाई चांस अगर डेज गिवन है कि 60 डेज है तो 60/365 कर देंगे। जो भी अगर डेज में है तो अपॉन कर देंगे 365, और मंथ्स में अगर वो टाइम अलाइव था तो 3/12 कर देंगे। तो दोस्तों, दो चीज़ें हमें जरूर पता होनी चाहिए सवाल का सॉल्व करने से पहले। एक तो टाइम अलाइव, यानी वो कितने समय तक इस साल जिंदा रहा, और दूसरा उसका हिज शेयर
इन बिजनेस, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था। तो ये समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ईजी है, जितने समय तक जिंदा रहता उतने दिन का इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट कर देंगे। सैलरी बहुत छोटा सा पॉइंट है, छोटे स्टूडेंट्स होते हैं 12th क्लास के, वो फिर भी गलती कर देते हैं। आप लोग मैच्योर्ड हो, आप ये पॉइंट गलत नहीं करोगे। इफ़ गिवन एज रुपीज़ डैश पर मंथ, जैसे आपको सैलरी दे रखी है 2000 पर मंथ, तो वो 3 महीने तक जिंदा था ना, तो आपको क्या करना है, रेट यानी कि 2000 रुपये मंथली सैलरी थी, तो 2000 को 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दो टाइम अलाइड से, 6000 सैलरी आ जाएगी। और अगर सैलरी दे रखी है आपको ऐसे 24000 पर एनम, प्रति वर्ष सालाना सैलरी दे रखी है, तो आप क्या करोगे, 24000 इंटू 3/12 कर दोगे। ठीक है, अल्टीमेटली फिर भी 6000 आ जाएगी। कुल मिला के सीखने वाली बात ये थी कि अगर पर मंथ है तो आपको 12 से डिवाइड नहीं करना, बस टाइम अलाइव्ड यानी कि 3 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर पर एनम दे रखी है तो 12 से डिवाइड कर देना। इतना सा कॉन्सेप्ट था सैलरी के अंदर, कोई खास बात नहीं थी। अब ध्यान से सुनना बेटा, गुडविल का क्या होता है। जब भी सवाल के अंदर गुडविल बैलेंस शीट से ऐसे बाहर दे रखी होती है ना, बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल का तो अलग ही लॉजिक है, उसको तो हटा दो अभी। बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल दे रखी होती है, ये गुडविल पूरे फर्म की होती है, हमेशा एक अकेले बंदे की नहीं होती, पूरे फर्म की होती है। अब आप क्या करोगे, पहले इसमें इसका हिस्सा निकाल लोगे इनटू हिज शेयर, जो इसका हिस्सा बनेगा वो कैलकुलेट कर लो। अब पूरा हिस्सा कौन देगा इसको, जो रिमेनिंग पार्टनर, जो बिजनेस में अभी भी जिंदा हैं और जिनको जिस गेनिंग रेशो में उनको फ़ायदा हुआ है, उसी रेशो में ये पैसा उनसे छीन के हम उन्हें देंगे। तो जब आप अकाउंट बनाओगे तो उस समय बाय बी बाय सी लिख दोगे, और वैल्यू क्या लिखोगे, ये जो गेनिंग रेशो में बटने के बाद वैल्यू आएगी। पहले पूरे फर्म की गुडविल दे रखी होगी, आप उसका हिस्सा कैलकुलेट करेंगे 1/4 या 1/3 जो भी शेयर है, और उसे गेनिंग रेशो में बाकी दोनों पार्टनर से लेके इसे दे दोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसको जिस दिन वो मरा उस दिन तक का प्रॉफिट में हिस्सा कैसे देंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में एक छोटी सी बात सीखिएगा। इसे कैलकुलेट करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, और इन तरीकों में से कोई सा भी तरीका पेपर में पूछा जा सकता है। आपको वैल्यूज़ दे दी और उसके से कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो जरा तीनों तरीकों को ध्यान से सुनिएगा, बेहद आसान है। मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आप बस उस पर फोकस कीजिएगा। पहला तरीका, भाई आप एक स्टोरी को सुनिए। एक पार्टनर का जो लीगल एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटर है, जो लीगल हायर है, वो बोल रहा है दूसरे बचे हुए पार्टनर से कि भैया जो हमारे पेरेंट्स थे इनका जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो भी हमें दो। तो उन्होंने कहा कि यार P&L अकाउंट तो साल के लास्ट पे बनता है, अभी तो 30 जून ही हुई है, 3 महीने गुजरे हैं, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करें कि 12 महीने बाद प्रॉफिट कितना होगा और कैसे तुम्हें प्रॉफिट में हिस्सा दें, तो ये कैसे सॉल्यूशन करें। तो इसने लीगल हायर ने क्या सजेशन दिया, कह रहे सर एक काम करो ना, पिछले साल के प्रॉफिट जो हुआ था अंदाजन ये मान लो भाई, जो पिछले साल हुआ था वही इस साल होता, तो कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। दूसरे पार्टनर्स राजी हो गए। यानी पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पे तो कैसे कैलकुलेट होगा। सिंपल सी बात, जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो लिख लो। मान लो पिछले साल का प्रॉफिट था 12 लाख रुपए, तो 12 लाख लिख लिया, इनटू टाइम अलाइव्ड अपॉन 12। क्यों किया, क्योंकि देखो 12 लाख रुपए तो पूरे साल का प्रॉफिट था, पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी हुआ है अभी, वो पर्सन तो 3 महीने तक जिंदा था ना, तो 3 महीने का ही प्रॉफिट तो उसको मिलना चाहिए। तो टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, यानी 12 लाख अगर पूरे साल का था तो 3 महीनों का कितना होता है, इंटू 3/12 कर लो, 3 लाख रुपए हो गया। अब क्या पूरे 3 लाख रुपए उसे दे दोगे, जी नहीं, उसे उसको दोगे हिज शेयर। हिज शेयर का मतलब जो उसका हिस्सा बनता है, उसका हिस्सा मान लो 1/3 था, तो पूरे 3 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे या 1/3 मिलेंगे, 1/3 यानी कि 1 लाख रुपए। आई रिपीट, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे दोगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जो पिछले साल का प्रॉफिट था इनटू जितने समय वो जिंदा रहा, क्योंकि वो प्रॉफिट तो पूरे साल का था ना, अगर वो 3 महीने जिंदा रहा है तो 3/12 करना पड़ेगा। और क्या पूरा प्रॉफिट उसको दे दोगे, जी नहीं, हम उसको उसका हिस्सा ही देंगे, यानी हिज शेयर ओनली। सेकंड केस देखते हैं, कहते हैं यार पिछले साल के प्रॉफिट तो जरूरी नहीं है कि वही हो जो हर साल होता है, एक काम करते हैं पिछले 5 साल का एवरेज ले लेते हैं, उससे ज़्यादा सटीक आंसर निकल सकता है। तो पार्टनर्स राजी हो गए, कह रहे ठीक है 5 साल का ले लेते हैं। तो पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट पे अगर निकालना हो तो सेकंड केस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, तो पास्ट 5 ईयर्स मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल के रख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 5 सालों का, अब वही करना है, ये जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे ना, जैसे 5 साल के प्रॉफिट जोड़ा, 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज 1 साल का निकल आता है कि सालाना कितना हुआ। तो
तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा, टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, फिर से वही करना पड़ेगा हिज शेयर। क्यों टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 अपन क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि पूरा साल का प्रॉफिट थोड़ी देंगे, 3 महीने का ही तो देंगे ना। और हिज शेयर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा प्रॉफिट उसी को थोड़ी दे देंगे, उसको तो उसका हिस्सा ही मिलेगा ना, इसलिए दोनों टॉपिक ऐसे कैलकुलेट होते हैं। अब थर्ड टॉपिक आता है, ये दोनों तो बच्चों को याद रह जाते हैं स्टूडेंट्स को, थर्ड टॉपिक में दिक्कत आती है, एक बार समझते समय तो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। अब जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा उसको ध्यान से सुने, आपको 100% ये परमानेंटली याद हो जाएगा। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 कहो या 2 कहो और 3 कहो, तीनों सेम ही है। थर्ड में कोई नई बात नहीं आई है। थर्ड में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर, कह रहे सेल के बेसिस पे निकालो, सेल और प्रॉफिट के रेशो में निकालो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, जो ऊपर फार्मूला था फर्स्ट में वही फार्मूला थर्ड में, जरा ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं बदला है। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया वही फर्स्ट में था, वही थर्ड में है। लास्ट में इनटू हिज शेयर वही फर्स्ट में था, वही थर्ड में है। ये जो बीच में था ना टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, इस बार क्या किया, क्योंकि सवाल में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो बस आपको टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 को क्या करना है, आपको सवाल में दो तरह की सेल गिवन होती है, एक सेल वो जो पिछले पूरे साल की थी और एक सेल वो जो इन 3 महीनों में हुई होगी। आपको वही करना है, टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखिए, 3 महीने की जो सेल है यानी जितने समय वो जिंदा था उस दौरान की जो सेल है वो ऊपर, और पिछले पूरे 12 महीने की सेल, पिछला साल तो 12 महीने का था ना, पिछले पूरे 12 महीने की सेल वो नीचे। यानी सेम वही फर्स्ट वाले में जो फार्मूला था ना टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, यहाँ भी टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 है, वहाँ था 3/12 उसका मीनिंग, यहाँ पे उसका मीनिंग हो जाएगा कि 3 महीने में जो सेल हुई वो ऊपर और 12 महीने में, पिछले 12 महीने में जो सेल हुई वो नीचे। तो सेल का फार्मूला याद हुआ, क्या फार्मूला बनेगा? सेम वही सर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 को रिप्लेस कर देंगे सेल ऑफ ड्यूरिंग टाइम अलाइव अपॉन सेल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर जो 12 महीने थे, और इनटू हिज शेयर तो सर होता ही होता है। तो आई होप आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत है, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें पता चलता है कि आप लोग कैसा रिएक्शन है, आप लोगों का फीडबैक बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब वर्किंग नोट 5 में देखते हैं, अगर हमें बाई चांस रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को भी बोला है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है पूरा प्रॉफिट उन्हें नहीं देते, पार्टनर को उसका शेयर ही देते हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या टाइम अलाइव्ड से भी मल्टीप्लाई करते हैं? जी नहीं, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। उसी तरह रिजर्व्स भी अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई बचे हुआ है तो उन रिजर्व्स पे भी पूरा हक तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना उसका हिस्सा बनता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हिज शेयर से, और यहाँ पे भी टाइम अलाइव्ड काम नहीं आएगा। वर्किंग नोट 7 जो गुडविल बैलेंस शीट के असेट साइड में होती है उसे भी पूरा तो नहीं करेंगे, उसको में माइनस केवल हिज शेयर करेंगे, और टाइम अलाइव्ड का इसमें भी कोई लेना देना नहीं होता। मुद्दा ये आता है कि टाइम अलाइव्ड कहाँ काम आता है कहाँ नहीं, तो सिंपल सा टाइम अलाइव्ड केवल 3 चीज़ों में काम आता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में, दूसरा सैलरी की कैलकुलेशन में, और तीसरा प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। इसके अलावा टाइम अलाइव्ड कहीं भी काम नहीं आता, ना गुडविल में, ना रिजर्व्स में, ना रिवैल्यूएशन में, कहीं भी नहीं। 3 जगह कहाँ कहाँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में और प्रॉफिट कैलकुलेशन में। ठीक है, तो दोस्तों अब समय आ गया है आप लोगों को आज की स्पेशल ट्रिक सिखाने का। तो देखिए वो क्या राज था। दोस्तों, जब भी आपको सवाल में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हो टाइम अलाइव्ड के लिए, तो आई बेट यू कि आप कोई सी भी बुक से कोई सा भी सवाल उठाइए और देखिए ज़रा उसका टोटल 73 या 146 आ रहा है क्या। नंबर ऑफ डेज़ का टोटल या तो 73 आएगा या 146 ही आएगा। इसके पीछे राज ये है कि जो हमारे नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर होते हैं 365, उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 73 और 5 ही होते हैं, यानी 73 से ही वो कट सकता है, अदरवाइज़ नहीं कटता। तो जब भी आपका नंबर ऑफ डेज़ का टोटल 73 आए तो आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 365 करते हैं तो 73 अपॉन 365 आपका 1/5 बन जाएगा, या 146 अपॉन 365 जो है ये आपका 2/5 बन जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो चेक कीजिए कि आपके डेथ के क्वेश्चंस के अंदर क्या ऐसी ही कैलकुलेशंस थी जहाँ पे भी नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट करने थे। तो ये ट्रिक आपको काम आई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे आपके कमेंट का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद।